जितने भी भाई बंधु ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आज जो टॉपिक है वो आपका ग्लोबलाइजेशन पे, वैश्वीकरण जो है आपके चैप्टर से पॉलिटिकल साइंस जिसके पास भी है, जो बीए पास कोर्स कर रहे हैं उनमें एक तो एडिशनल बना रखा है कोर्स ग्लोबलाइजेशन का, और कुछ ऐसे हैं जो इनमें एक दे रखा है ग्लोबलाइजेशन का पेपर। तो वैश्वीकरण जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैं आज एक वीडियो में क्लियर करूँगा। ध्यान से देखेंगे क्योंकि आप लोग के पास इतने क्वेश्चन है नहीं कि आप लोग किसी बुक से भी पढ़ करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और जब पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। आप शेयर करेंगे तो हम आपके लिए नया वीडियो जरूर लाएंगे। ठीक दोस्तों, बता दें आपको ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। ठीक, वैश्वीकरण है क्या और ये आया क्यों? ठीक, दुनिया में वैश्वीकरण का दौर क्यों चला, और आज जो है आज का युग है जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसे हम वैश्वीकरण के दौर में देखते हैं, जिनमें आज हम पूरे दुनिया से एक हो चुके हैं। और वैश्वीकरण के जरिए देखते हैं कि जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे से अटैच में हैं। और ये कब आया, कैसे आया, और इसके आने से क्या इसके फायदे हुए और इसके आने से क्या नुकसान हुए, ये तीनों टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन आपका पूछता है कि वैश्वीकरण आया क्यों। वैश्वीकरण के आने के कारण, वैश्वीकरण के आने के कारण, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा, वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण के आने के फायदे क्या हुए, करण के आने के फायदे या लाभ। तीसरा टॉपिक आपका है कि वैश्वीकरण जब आया तब वैश्वीकरण के आने के नुकसान क्या है, अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव क्या इफेक्ट पड़े इसके। बता दें आपको कि जो भी कोई चीज़ें होती है दुनिया में, अगर हम नया चीज़ कुछ भी लाते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। जैसे एग्जांपल में अभी गर्मी है, आप लोग एसी यूज कर रहे हैं, एसी से हमें फ़ायदा यह है कि हमें ठंडक मिलती है, लेकिन इसका जो नुकसान है ये है कि वातावरण में इससे प्रदूषण फैलता है। ठीक, और यही प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा बीमारी, कैंसर से बीमारियाँ पैदा करती है। तो ये फ़ायदा हो गया एक तो ठंडे होने का, और दूसरा नुकसान क्या है कि इससे हमारे पास बीमारियां और तापमान, टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको शुरू करने से पहले बता दें कि वैश्वीकरण आया कैसे। दुनिया में वैश्वीकरण को लाने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन को शुरू आप जो है आराम से करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, और जल्दबाजी में आप अपने चीज़ों को भूल ना जाए। ठीक, वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को एक साथ कंबाइन करना अर्थात जोड़ना, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात आयात निर्यात के प्रतिबंधों को हटा करके जब एक देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक सिस्टम व्यवस्था भी एक साथ हो जाती है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के वैसे भूमंडलीकरण का भी अर्थ निकालते हैं तो आप लोग भूमंडलीकरण भी इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो वैश्वीकरण के उदय का जो कारण है वो अलग अलग कारण है, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूं जिससे कि आप लोग को लिखने में आसानी मिलेगी। ठीक, कोई भी क्वेश्चन अगर वैश्वीकरण का आए, मैं 3 क्वेश्चन लिखा दूंगा, उस तीनों क्वेश्चन को आप कंबाइन करके उसमें अटैच करके लिख देना, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको नंबर भी एग्जामिनर दे देंगे। ठीक, जैसे कि वैश्वीकरण के उदय के जो कारण है, क्यों आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काउजेज इसके है, ठीक, हाउ मेनी काउजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, कितने कारण है वैश्वीकरण के आने में। नंबर 1, तकनीक क्रांति। तकनीक क्रांति, तकनीक क्रांति से हम टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन कहते हैं एक तरह से, और प्रौद्योगिकी या सूचना क्रांति का जन्म कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका है यातायात के साधन में सुधार। यातायात के साधन में सुधार। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति या विज्ञानों का योगदान। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान।
और नेक्स्ट पूंजी, पूंजी का होना। ये कई सारे कारण हैं जिस कारण से दुनिया में वैश्वीकरण का दौर चला। और भी सारे पॉइंट है लेकिन आपके लिए इनफ है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। तकनीक क्रांति क्या होता है, तो हम देखते हैं कि आज का युग जो है टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। आज हम देखते हैं कि दुनिया इंटरनेट के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जुड़ चुके हैं। आज घर बैठे ही यहाँ से हम अमेरिका में व्यापार करते हैं या यहाँ से हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो देखने का मतलब यह है कि जब से तकनीक आया, तकनीक में सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या आया, रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, उसी में न्यूज़पेपर आ गया, और आज जो है उन्हीं सबका एक रूप बना करके क्या कर दिया, इंटरनेट ने सबको आपस में जोड़ दिया, जिस कारण से हम मिनटों दुनिया की कोई भी खबरें हम पल भर में अपने पास लेते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। तो तकनीक क्रांति ने माइक्रोचिप का जन्म दिया और इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सभी लोगों को एकजुट कर दिया है। तो तकनीक क्रांति ने ग्लोबलाइजेशन को आगे लाने में काफी ज्यादा ही योगदान हुआ और इन्हीं तकनीक से यातायात के साधन हमारे काफी बेहतर हो चुके हैं। पहले के बात करें तो पहले के बाद में हमारे पास तीनों तरह से रास्ते हमारे पास नहीं थे। दुनिया को में अगर हमें अमेरिका जाए तो अमेरिका जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे, एक रास्ते थे, या तो आप शिप से जाए, जमीनीगत रास्ता नहीं है। लेकिन आज हमारे पास अमेरिका जाने के लिए दो तरह के रास्ते हैं, एयरवेज भी है और वाटरवेज भी है। तो कुछ दिन में आपका जमीनी भी रास्ता हो जाएगा, पुल बना देगा उसके ऊपर तो बन जाएगा, लेकिन अभी संभव नहीं है। तो यातायात के साधन हम देखते हैं कि आज दुनिया में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़कों का जाल इस प्रकार बिछा दिया गया है जिनमें देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है और लोग आराम से उस स्थान को ट्रेवल कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको यहां से 50 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन पहले के जमाने की बात करें, आज से 50 साल पहले की बात कर ले, तो पहले अगर यहां से 50 किलोमीटर आगे जाना होता या तो बैलगाड़ी थे हमारे पास या हम पैदल ही या साइकिल से आते थे, तो उसमें काफी लंबा टाइम लगता था और काफी ज्यादा ही मेहनत भी लगती थी। लेकिन आज टाइम में 50 किलोमीटर महज आधे से 1 घंटे में हम तय कर लेते हैं और इससे क्या होता है, हमारे टाइम का बचत होता है और हमारे जो है जितने भी काम बचे होते हैं वो काम हम आसानी से कर लेते हैं। तो यातायात के साधन ने क्या किया, व्यापारिक गतिरोध को काफी हद तक आगे बढ़ाया। जैसे कोई माल लाना है, अब मान लो हमें यूएस से कुछ इंपोर्ट करवाना है इंडिया में, तो पहले शिप से लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन आज हम तुरंत में छोटे मोटे सामान को एयरवेज से तुरंत ले आते हैं और यहां से बैठे ही वहां से फोन करते हैं, यहीं से ट्रांसफर करते हैं और ऑनलाइन बुकिंग होकर हमारे पास सामान आ जाता है। इसका मेन कारण क्या है, यातायात के साधन में सुधार। अगला आपका है वैज्ञानिक क्रांति। विज्ञानों ने तरह तरह की खोज कर ली और इन खोजों के माध्यम से आज जो है दुनिया में जो है वैश्वीकरण को लाया। एग्जाम्पल में बात करें तो अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब में आपको पता होगा कि हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है, ये आपका अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया और ये आपका यहाँ पे इंडिया एशिया हो गया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। पहले जमाने में जो पुर्तगाल आया था, पुर्तगाली लोग वो कैसे आगे समुद्री मार्ग से, पहले तो हमारे पास जमीनी रास्ता, जमीन से ही इंडिया आते थे। लेकिन जब से गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर लिया और इसके अलावा जो दिशा सूचक यंत्र की खोज होगी, तो जो लोग थे यहाँ से, जैसे कि वास्को डी गामा था, वो 1498 में भारत की खोज कर ली। भारत की खोज करने का मतलब ये नहीं है कि वो भारत पहले स्थायी नहीं था, लेकिन समुद्री मार्ग से जो है किसी को रास्ता पता नहीं था। इस तरह से कोलंबस की जो है वो 1492 में अमेरिका की खोज कर ली और यही इन्वेंशन आगे जाकर के क्रांति में बदल गया और विज्ञानों के खोज ने हमारे पास क्या ला दिया, आज हमारे पास तरह तरह के एयरवेज है, इसके अलावा हमारे पास कई तरह के मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है और इससे क्या होता है, हमारे चीजों को आसान बनाने में फायदा होता है। जैसे कि मान लो आपके पास आज के टाइम में गर्मी के मौसम है, गर्मी के मौसम में आपके पास तरह तरह की टेक्नोलॉजियां हैं, आप घर में ही शिमला को बना लो। ठीक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि अपने ही घर में आप शिमला ना जाओ, यहीं बैठ करके अपने घर को शिमला बना दो। जैसे मुकेश अंबानी घर है, मुकेश अंबानी घर देखोगे तो उसका एक जो घर है प्रॉपर रूप से शिमला के लिए आइस से पूरा बंद रहता है, उसमें केवल आइस दिखेगा, आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा। तो शिमला का मजा आपको घर में मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका
वैज्ञानिक खोज है ना। अगर विज्ञान नहीं होता तो हम बर्फ देखने के लिए शिमला जाते, लेकिन आज के टाइम में घर में देखे ही बर्फ देख लो, फ्रिज देख लो, फ्रिज में बर्फ मिलता है आपको। कोई ठंडा करना है ठंडे के लिए, गर्म करना है गर्म के लिए, तो आपके पास वो सारी तमाम चीजें हैं जो हमारे पास विज्ञानों ने मौजूद कर दिया है, और इससे क्या हुआ, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में मौका मिला है। ठीक, इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन देशों में डेमोक्रेसी है उन्हीं देशों में आपको ग्लोबलाइजेशन सफल होता है। तानाशाही अर्थात अनार्की देशों में ग्लोबलाइजेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन देशों में तानाशाही लोग जो है अपने मनमर्जी से काम करता है, और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन्वेंट्स करने से डरती है। जैसे कि किम जोन हो गया नॉर्थ कोरिया में, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही। इसका मतलब है वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा वहां पे वैश्वीकरण का योगदान काफी अच्छा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान। अब जब 1990 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ तो अमेरिकी वर्चस्व का शुरुआत हुआ। अमेरिका ने अपने आप को विश्व में शक्तिशाली बनाने के लिए एक नया मार्ग चुना, जिसका नाम है वैश्वीकरण, और उसी माध्यम में उसने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया, जिनमें WTO और इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं आ गई। WTO जो है एक तरह से व्यापारिक गतिरोध को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो WTO के माध्यम से हम जो है पूरे विश्व में जो है व्यापार आसानी से कर लेते हैं, टैक्स फ्री। IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक, इसके आधार पर व्यापार में काफी ज्यादा फायदा होता है, और वर्ल्ड बैंक से लोगों को पैसा मिलता है, जिससे नई नई कंपनियां खड़ी करने में लोगों को आसानी मिलती है। जैसे IMF ने वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, पश्चिम बंगाल को काफी ज्यादा बहुत सारे राज्यों को पैसा दे रखा है उसको राज्य को डेवलप करने के लिए, इसलिए बहुत सारे राज्यों पे हमारे राज्यों पे कर्जा है। ठीक, पूंजी की हानि, पूंजी का होना। जिन देशों में पूंजी है, अब जिन देशों में पूंजी है वहां वैश्वीकरण सफल हुआ है, और जिन देशों में पूंजी नहीं है वहां वैश्वीकरण ने पूंजी को ला दिया है। जैसे पहले टाइम में बहुत सारे देश अविकसित था, आज वो वैश्वीकरण दौर में विकासशील हो गया है, और विकासशील देश विकसित हो चुके हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, पूंजी। तो इन कारणों से वैश्वीकरण का जन्म हुआ है। अब वैश्वीकरण का जन्म हुआ तो इसके अच्छे फायदे भी होंगे और इसके अच्छे नुकसान भी होंगे। तो आर्थिक फायदे की बात करते हैं। आर्थिक फायदा, अगला टॉपिक आपका है वैश्वीकरण के फायदे। वैश्वीकरण के फायदे। वैश्वीकरण के फायदे मोस्टली रूप से हमें अलग अलग चीजों में देखने को मिलता है, जैसे आर्थिक में, राजनीतिक में, सांस्कृतिक में, इन सभी चीजों में हम वैश्वीकरण के फायदे देखते हैं। लेकिन मेनली रूप से हम दो चीज में वैश्वीकरण के फायदे देखते हैं। एक तो आपका आर्थिक, एक आपका सांस्कृतिक, और एक आपका सैनिक, एक आपका तकनीक। ये सब फायदे हैं। फायदे कैसे है कि आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं कि आज एक छोटे से व्यक्ति जो है अपने आप को अमीर बनाने के लिए तरह तरह के काम करता है, दिमाग लगाकर पैसा कमाता है। ठीक, तो आर्थिक कारण हुआ ना, अपने आप को डेवलप करता है, और डेवलप करने का दिमाग लगाता है, और व्यापारिक गतिरोध से वो अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हम देखते हैं कि आज जो है अमीर लोग जो है अमीर होते जा रहे हैं, और पैसा से जो है पैसा कमाए जा रहे हैं। इसका मेन रोल जो है आर्थिक अर्थात वैश्वीकरण है। इसके बाद संस्कृति की बात करें, आज हमारे देश में दुनिया की तमाम संस्कृतियां मौजूद है। आज जो है हम अपने जो खान पान में शामिल करते हैं, पहनावे में शामिल करते हैं, त्योहार में शामिल करते हैं, वो सब जो है वेस्टर्न कल्चर में हम शामिल करते हैं। तो जैसे कि आप बात करते हैं पहनावे में, आप जींस पैंट पहन रहे हैं, आप खाने में पिज्जा खा रहे हैं, ठीक, मोमोज खा रहे हैं, फिंगर खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक तो है। आज हम दूसरी चीजों को, पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, बड़े बड़े बार सेंटर जा रहे हैं, ठीक, लॉन्च जा रहे हैं, सब क्या है, सांस्कृतिक है। और हमारे पास संस्कृतियों का विस्तार हो रखा है और हम इन चीजों में घुसते जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिक की बात करें, आज हमारी सेना बहुत मजबूत हो चुकी है तकनीक के आधार पर और वैश्वीकरण के आधार पर। कैसे, तो आज हमने दुनिया के तमाम देशों से वो सारे हथियार खरीद लिए हैं जो हमारी सेना को चाहिए था। जैसे कि फ्रांस से हमने हथियार खरीदा,
ठीक, अमेरिका से अपाचे खरीदा, राफेल फ्रांस से खरीद लिया, रशिया से बहुत सारे तोप खरीद लिए, इस तरह से इजराइल से बहुत सारे मशीन गन खरीद लिए। तो इससे क्या हुआ, सैनिक मजबूत हुआ। और ये कब सफल हुआ, जब वैश्वीकरण आया तब। तो सैनिक शक्ति जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा, इसलिए वैश्वीकरण को लाने में, वैश्वीकरण जब आया तो सैनिक जो व्यवस्था हमारी है, सैनिक जो प्रक्रिया हमारी काफी अच्छी हो चुकी है। इनके पास नए नए हथियार और सेना को आज हम और भी अधिक बेहतरीन बना रखे हैं। इसके बाद तकनीक की बात करें तो तकनीक में भी हम आज आगे बढ़ गए। जैसे गूगल जैसी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, फेसबुक जैसी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, एप्पल जैसी कंपनियां हमारे यहाँ पे आ रही है, ठीक, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आ रही है, यूएस की कंपनियां हमारे यहाँ उठ के आ रही है। तो इससे तकनीकी वृद्धि हुई तो इससे हमें फायदा होगा। फायदा क्या हुआ, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी, भूखमरी की समस्या दूर होगी। और ये क्या करेगा, वैश्वीकरण कर रहा है। तो आज वैश्वीकरण ने क्या किया, आज चीजों को, समस्याओं को हल किया है और लोगों के पास रोजगार दिए, तरह तरह के रोजगार दिए। पहले लोग खाने वाले एक थे और कमाने वाले एक थे, खाने वाले 10 लोग थे, लेकिन आज घर में अगर 10 लोग हैं तो कमाने वाले आपको 8 से 9 मिल जाएंगे। तो ये क्या है, वैश्वीकरण का एक नया प्रोग्रेस है और ये आपको मोस्टली आपको शहरों में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हुए, इसके प्रभाव देखते हैं हम। वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव जो है हम 3 स्तर पर देखते हैं, एक आर्थिक पे, एक आपका राजनीतिक पे और एक आपका सांस्कृतिक पे। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक की बात करें तो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव हम देख रहे हैं कि आज जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा रखी है और उन कंपनियों जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके काम के घंटे अधिक होते हैं। उन्हें लगभग 12 से 15 घंटे काम करने होते थे, लेकिन उनके पास उनकी इतनी वेतन नहीं मिल पाती है। काम के बदले उनका जो है रोजगार जो भत्ता होता है वो नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो आज के मालिक लोग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, वो अपने मजदूरों को काम करवाते हैं और उस मजदूरी के बदले उन्हें सही ढंग से पैसे नहीं दे पाते हैं। इस तरह से बड़ी कंपनियां हमें लूट रही है, उस प्रकार से हमारे लोग भी हमें लूट रहे हैं। और इससे क्या हुआ, आर्थिक गुलामी और 2 तरह के वर्ग का जन्म होता है, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर अर्थात श्रमिक वर्ग। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया में एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया के समाज जो है 2 वर्गों में बंट जाएगा, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग जो होंगे वो अपने मालिक से परेशान होकर के उनके खिलाफ क्रांति करेंगे और क्रांति के बाद उनसे संसाधन छीन करके और बराबर में बांट देंगे। उस युग को मार्क्स ने सुनहरा युग कहा था, लेकिन वो युग अभी नहीं आया है। तो हम देखते हैं कि आज जो है जितने भी संसाधन है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है और वही उद्योगपति हमारे पर जो है शासन करते हैं। और उन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि आज राजनीतिक व्यवस्था खराब होती जा रही है। आज राजनीतिक व्यवस्था में जो पुलिस कार्य कर रही थी वो पुलिस कार्य आज राज्य नहीं कर पा रही है और जो राज्य कार्य कर रही थी वो राज्य कार्य आज नहीं कर पाती, बल्कि उस काम को पुलिस कर रही है। तो दोनों में उल्टा पुल्टा हो गया है। इसके अलावा हमारे राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं, कानूनी व्यवस्था को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है बाहरी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपति। उनके आधार पर हमारे यहाँ पे कानून, नियम, कायदे बनाए जाते हैं। WTO जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और वो हमारे देश में कानून बना करके चली जाती है और सरकार जो है हमें बिना देखे, हमें गरीब लोगों के बिना देखे कानून को बना करके आगे निकल जाती है। गरीब महंगाई से मर जाए उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सरकार को जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को देख करके आगे बढ़ना होता है। इससे वैश्वीकरण का काफी ज्यादा ही प्रभाव होता है और हम आम जनता इसमें पिसते जा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रभाव में देखते हैं कि आज दुनिया के तमाम देश की संस्कृतियां भारत में मौजूद है और हम इन संस्कृतियों में इस प्रकार से घुल चुके हैं कि हम अपने चीजों को खो चुके हैं। आज हम अपने संस्कृतियों को भूल करके आज हम पश्चिमी संस्कृति को अपना चुके हैं। अगर हम बात करें तो आज जो है हम 14 फेब के दिन को, वैलेंटाइन डे को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, न्यू ईयर के पार्टी को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस डे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज हमारे त्योहार जो होली के त्योहार है, कहते हैं रंग मत खेलो, केमिकल लग जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, केक खा लो, बीमार नहीं पड़ो। केक में बीमारी होती है, लेकिन क्रिसमस डे पर केक खाएंगे। इसके बाद दिवाली में दिए मत जलाओ, लाइट मत जलाओ, पटाखे में जलाओ। भाई त्योहार से वर्ष में एक बार आता है, पटाखे जलाने से कौन से तुम इतने साल प्रदूषण वाली गाड़ी चलाते हो, उससे प्रदूषण नहीं होता। तो आज इसके अलावा हम घर छोड़ करके पॉप म्यूजिक जाते हैं। इसके अलावा आज जो है घर में जो, जब एक टाइम ऐसा था कि एक टीवी लगा करके सामूहिक लोग देखते थे और वो परिवार काफी खिलता था, लेकिन आज टाइम में हर एक इंसान के पास फोन है
और इन संस्कृतियों को खराब करने में फोन ने काफी ज्यादा ही योगदान दिया है। इन फोन को आज टीवी चलता रहता है और लोग जो है अपने फोन में खो देते हैं, किसी से मतलब नहीं है, 2 मिनट किसी से कोई बात करने का को तैयार नहीं है। भाई भाई से बात नहीं करता, माँ बाप से बात नहीं करते, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, और इस तरह से जो है सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को खत्म करने में हमारी अहम योगदान है। आज हम जो हमारे कपड़े हैं, हम जो पहनते हैं, उनमें भी हम बदल चुके हैं। आज हम जींस पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। महिलाएं जो है, जो लड़कियां वो स्कर्ट पहनते, कहते हैं हम पूरी पश्चिमीकरण में घुल चुके हैं, लेकिन अपने परिवेश को भूल चुकी है। ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में आज दुनिया के तमाम देश आज हमारी संस्कृति को नकल कर रहे हैं, जबकि हम जो है अपनी संस्कृति को भूल करके खोते जा रहे हैं। तो वैश्वीकरण का सबसे गंदा प्रभाव आर्थिक पड़ा है और सांस्कृतिक पे पड़ा है। इसके अलावा आपके वैश्वीकरण से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इस वीडियो को आराम से देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।